नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी से, जो हमारी नेट के एग्जाम की फर्स्ट यूनिट है। ज्योग्राफी पेपर का फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, उस बुक का नाम है क्लाइमेटोलॉजी और उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारी क्लास प्रारंभ है। सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, तभी जाकर के हम क्लाइमेट के बारे में कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो सबसे बेसिक्स क्या होते हैं? अर्थ का स्टडी करने के लिए पहले अर्थ की शेप के बारे में जानना जरूरी है। फिर अर्थ के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, लैटिट्यूड लाइन या फिर लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में। वहीं पर हम अपना जो ज्योग्राफी का सेक्शन फर्स्ट है, क्लाइमेटोलॉजी, उसका स्टडी करेंगे, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी का मीन जानेंगे, मीटरोलॉजी क्या होती है, ठीक है, वेदर या क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक्स हम आज जानेंगे। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। ये पेज है जिसमें कोर्स की डिटेल है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी को। तो क्लाइमेट का शाब्दिक अर्थ हम सबसे पहले जाने, जिसको जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हम इसका शब्द का पार्टीशन करें तो क्लाइमेटा जो ग्रीक भाषा के क्लीमा वर्ड से बना है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है क्लीमा और इस क्लीमा का अर्थ है एरिया ऑफ जोन। क्लियर? एरिया ऑफ जोन, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? अगला है हमारा वर्ड लॉजी, और इस लॉजी का मीन क्या होता है? स्टडी करना या अध्ययन करना। क्लीमा एरिया ऑफ जोन है और लॉजी का मीन स्टडी करना है। तो हम क्लाइमेटोलॉजी का मीन कैसे समझे? तो अर्थ के चारों ओर एक ऐसा आवरण या मंडल पाया जाता है जिसमें बहुत सारे धूल कण हैं, बादल हैं, ठीक है, एरोसोल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सभी पाए जाते हैं। हवा पाई जाती है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो इन सभी का जो एक एनवलप पाया जाता है अर्थ के सराउंड्स, उसी की जो कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशन? एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं कि कभी एकदम से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी बारिश होती है, ठीक है, तो कभी सूखा पड़ता है, तो कभी बहुत ज्यादा आर्द्रता किसी स्थान पर पाई जाती है। तो ये जो कंडीशंस हैं कि आसमान में कभी बादल छा गए हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा सनी वेदर है, तो ये जो कंडीशंस हैं जो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, इसी को जब हम स्टडी करते हैं तो या तो हम उसे मौसम कहते हैं या फिर हम उसे जलवायु कहते हैं। अब दोनों में चेंजेस किस प्रकार से है वो भी हम पढ़ेंगे। जलवायु किसे कहते हैं या क्लाइमेट किसे कहते हैं या फिर वेदर किसे कहते हैं। तो पहले क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा स्टडी का साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है? मौसम जिसे हम कहते हैं। अब ये दोनों ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें वायुमंडलीय दशाएं बदलती रहती हैं। अब कुछ समय के लिए बदली, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में ही कुछ वायुमंडलीय दशाएं बदल गई हैं। अब वायुमंडलीय दशाएं कौन सी हैं? आसमान में बादल का आ जाना, टेम्परेचर में चेंज का आ जाना, ठीक है, हवाएं चलने लग जाना, चक्रवात आ जाना, ठीक है, यही क्या है? वायुमंडलीय कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेदर की। तो मौसम में ये ही वायुमंडलीय दशाएं कौन सी? तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता है, या वर्षा या पवनों की दिशा है, वो उलट पलट हो जाती है। ठीक है, समय की छोटी अवधि के दौरान, शॉर्ट पीरियड में ये बदल जाना ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्लियर है? उसी को हम जब स्टडी करेंगे, जब हम मौसम को स्टडी करते हैं
तो उसे हम मीटरोलॉजी कहते हैं। ओके, और मीटरोलॉजी आज का अध्ययन है और भविष्य में जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है वो मीटरोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। तो यहाँ हम डिफरेंस समझ पाएंगे मीटरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में भी। मीटरोलॉजी मौसम का अध्ययन है और मौसम अध्ययन है कम समय के दौरान जो एक एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं का एक शॉर्ट पीरियड में बदल जाना या शॉर्ट पीरियड में जो बदलाव है उसी को हम मौसम कहते हैं। क्लियर है? जैसे विंडी वेदर है, रेनी वेदर है या क्लाउडी वेदर है, वो मौसम कहलाता है। ये मौसम के प्रकार हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो एक लॉन्ग पीरियड में 30 टू 35 ईयर्स तक हम मॉनिटर करते हैं इन्हीं वेदर कंडीशंस को जो एटमॉस्फेयर में घटित होती हैं। इन्हीं घटनाओं को हम 30 टू 35 ईयर तक हम इस रिकॉर्ड करते हैं, इस वेदर कंडीशंस को या एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, कि किसी स्थान पर टेम्परेचर है वो लंबे समय तक कितना रहा है। ये कोई हम एक सप्ताह की बात नहीं कर रहे हैं या हम एक महीने की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिकेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 30 टू 35 ईयर्स तक कंटिन्यू हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं किसी भी स्थान पर। एरिया ऑफ जोन जहां पर एटमॉस्फेयर का कैसा बिहेवियर रहा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु को हिंदी में भी हम समझ सकते हैं, जल या वायु की स्थिति है वो किस प्रकार की रही होगी इस 30 टू 35 ईयर्स के बीच में कंटिन्यूस एक एवरेज वेदर कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट एक वाइड शब्द है जिसमें हम बहुत लंबे समय तक जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, जबकि मौसम कुछ समय के लिए जो एटमॉस्फेयर में बदलाव हुआ है, ठीक है, उसे हम मौसम कहते हैं। किसे कहते हैं? वायुमंडल में जो घटनाएं घटित होती हैं कि वर्षा आ रही है या टेम्परेचर की प्राप्ति हमें हो रही है, बादल आ गए हैं तो सन की लाइट हमें नहीं मिल रही है, यही मौसम कहलाता है। क्लियर है? तो आप समझ पाए मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो जलवायु को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं और जब मौसम को स्टडी किया जाता है उसे मीटरोलॉजी कहते हैं। मीटरोलॉजी स्टडी है फ्यूचर का या प्रेजेंट का, जबकि क्लाइमेट है वो हिस्ट्री को स्टडी करता है कि पूर्व के काल में या पूर्व के समय में भी क्या दशाएं रही हैं एक एरिया ऑफ जोन की। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लाइमेट और वेदर में आप डिफरेंस समझ पाए हैं। जबकि इसके तत्व की हम बात करें कि ऐसे कौन सी दशाएं हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में बदलाव क्रिएट होता है। वही आ गया है कि व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेट क्लीमा वर्ड से बना है, लॉजी का अर्थ है स्टडी करना, और क्लीमा एरिया ऑफ जोन है, उस एरिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की रही हैं, वायुमंडलीय दशाओं के कंप्लीट योग को स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। और लंबे समय तक जब हम इन वेदर कंडीशंस को रीड करते हैं तब हम उसे क्लाइमेट कहते हैं, बट उसका टाइम कितना रहेगा, 30 टू 35 ईयर्स तक हम उसे एनालाइज करेंगे। जब लॉन्ग पीरियड तक सेम कंडीशंस रहती हैं, एवरेज कंडीशंस रहती हैं एटमॉस्फेयर की, तो वो कंडीशंस किससे क्रिएट होती हैं, तो हम उसे कहेंगे मौसम या जलवायु के तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो देखिए मेन हीरो रहता है क्लाइमेटोलॉजी का, कौन? तापमान। ठीक है, टेम्परेचर है, दूसरा है दाब, प्रेशर रहता है, थर्ड है फर्मी, विंड है, और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है। तो यहां हम देखें टेम्परेचर जो मेन रोल प्ले करता है एटमॉस्फेरिक
जितनी भी दशाएं घटित होती हैं वो सबसे पहला मूल कारण है सन। सन से ही अर्थ को हीट प्राप्त होती है, ठीक है। और अर्थ जब गर्म होती है वही अपनी हीट को ट्रांसफर करती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में फिर एनर्जी आती है। क्लियर है? तो सबसे पहला मेन मूल कारण टेम्परेचर है, और टेम्परेचर में जब बदलाव आते हैं तो फिर सारी चीजों में बदलाव आते हैं, ठीक है। अब हम यहीं से देख सकते हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का विपरीत रिलेशन पाया जाता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर लो पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां लो प्रेशर है, देखिए एक जगह अगर टेम्परेचर हाई है तो वहां पर प्रेशर कैसा है? लो है, लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर की और हाई प्रेशर से हवाएं आती है, तो पहले देखिए लो टेम्परेचर जहां होगा वहां हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि तापमान और दबाव में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं मूव करती है। तो तीसरा कारण देखिए, तापमान में बदलाव हुआ, एक समान अगर तापमान था तो वहां प्रेशर में अंतर आएगा ही नहीं, सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर में जैसे ही अंतर आया तो दबाव में भी अंतर आया, और दबाव में अंतर के कारण से ही विंड है वो फ्लो करती है, पवने हैं वो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और उन पवनों के प्रवाह के कारण से ही आर्द्रता में अंतर आता है, क्योंकि अगर हवा चलने वाली गर्म हवा है और किसी ऐसे सरफेस से गुजर रही है जहां वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर से जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ में आर्द्रता ग्रहण कर लेती है अगर हवा गर्म है, क्लियर। अगर हवा ऑलरेडी ठंडी है तो वो आर्द्रता को या नमी को धारण ज्यादा नहीं कर पाती है, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्लाइमेट में हम इन सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेज आते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज आते हैं उससे घटनाएं घटित होती हैं। वर्षा का होना, चक्रवात आना, पवनों का तीव्रता से चलना, ठीक है, सूखा आना, बाढ़ का आना, हिमस्खलन। इस प्रकार से जो ये प्रोसेस बनता है हमारा एटमॉस्फेयर में, वो इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से बनता है, जिसको स्टडी हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। अगर वो शॉर्ट पीरियड की कंडीशंस हैं तो उसे हम वेदर या मेट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा क्लाइमेटोलॉजी का मेन और क्लाइमेटोलॉजी के एलिमेंट्स कौन से थे। अब आगे हम चले। तो जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो वायुमंडलीय विज्ञान की एक शाखा है, जो जलवायु के वितरण, इस वितरण का मीन क्या है? देखिए ज्योग्राफी में हम दो ही वस्तुओं की स्टडी करते हैं, दो ही चीजों को स्टडी करते हैं। पहला है किसी भी वस्तु की स्थिति, और दूसरा है वितरण। और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, अर्थ के किसी भी कोने में वो वस्तु पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है या ज्यादा पाई जाती है, इसी को स्टडी करना क्या है? ज्योग्राफी है, ठीक है। किसी भी स्थान की स्थिति है वो दो चीजों से डिसाइड होती है, एक तो है अक्षांश और दूसरा है देशांतर, ठीक है। तो किसी भी स्थान की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस को देखा जाता है, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, जलवायु में अंतर को और परिवर्तनों को ही स्टडी किया जाता है, जिसका व्यवहारिक परिणाम का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है किसमें? क्लाइमेटोलॉजी में, क्लियर। तो क्लाइमेट का हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व के किसी भी स्थान पर हम जलवायु को देखें, यहाँ आप लैंडफॉर्म्स को देखकर, वायुमंडलीय दशाओं को देख करके आप क्लाइमेट को स्टडी करेंगे कि किसी स्थान पर तापमान कैसा है, वहां पर आर्द्रता कैसी है, हवाएं कैसी चलती है, वनस्पति का आवरण कैसा है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कैसा है, ठीक है। जिस स्थान को आप स्टडी कर रहे हैं वो लैंड का पार्ट है या फिर वो महासागर के आसपास लगने वाला क्षेत्र है, वहीं से वहां की क्लाइमेट डिसाइड होती है, जो कि कोपेन महोदय के द्वारा और थानथवेट के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो जलवायु का वितरण हम स्टडी करेंगे,
क्लाइमेटोलॉजी में। तो यहां से बात आ जाती है कि आप स्थिति का अध्ययन करें। तो आप किसी भी स्थान की लोकेशन को जब डिसाइड करते हैं तो पहले अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को, दोनों को ही आप मिला करके किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करते हैं। किस प्रकार से? अब हम बात करें अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर लाइनें क्या होती हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं? ये अर्थ है और ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं ही क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब ये कितनी है कितनी नहीं है इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। सिंपली आप यहाँ ये समझिए, अक्षांश किसे कहेंगे हम? पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम 0 डिग्री की बात करते हैं भूमध्य रेखा की, जो सबसे बड़ा वृत्त है, एक ऐसी लाइन है जो इस वृत्त को डिवाइड करता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर वहीं से 1 डिग्री के डिस्टेंस पर अर्थ के लास्ट कोने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक हम 1 डिग्री के डिस्टेंस पर लाइन मार्क करते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन लाइन मार्क करने से पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे। वो पॉइंट्स कैसे बनाए हमने? 1 डिग्री के डिस्टेंस पर ऐसे लाइन मार्क करने के लिए हमने पहले पॉइंट्स बनाए हैं, और ये पॉइंट्स ही क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। अक्षांश रेखाएं जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और अक्षांश कब होते हैं? जब हम लाइन ड्रॉ करने से पहले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट ही क्या है? अक्षांश है। तो इस प्रकार से अर्थ पर कितने अक्षांश हैं? 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री के डिस्टेंस पर हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक। ठीक है, अभी इतना ही समझे। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अब देशांतर रेखा किसे कहेंगे? अर्थ के ऊपर, यहां देखो, अर्थ है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें तो वो क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन है। लंबी लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा को इस प्रकार से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाते हुए 1 डिग्री के डिस्टेंस पे ही पूरे ग्लोब पर इस प्रकार से लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। वो क्या है? देशांतर लाइनें हैं। अब देशांतर लाइनें क्या करती हैं? टाइम का निर्धारण करने के लिए खींची जाती हैं। जबकि अक्षांश किस लिए बनाए जाते हैं? अक्षांश किसी भी स्थान की 0 डिग्री से कोणीय दूरी को मापने के लिए बनाए जाते हैं, या हम कहीं भूमध्य रेखा से किसी भी एरिया की जो कोणीय दूरी है उसे मापने के लिए, दूरी मापने के लिए अक्षांश को हम ड्रा करते हैं, और देशांतर टाइम को निर्धारण करने में काम आते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में आप समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे कोई भी एरिया की, तो इस प्रकार से स्थिति का निर्धारण करने के लिए काम आते हैं। अब यहां हम बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी या इंडोनेशिया की स्थिति हम ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ कौन सी अक्षांश रेखा है और कौन कौन सी देशांतर रेखा के बीच में ये एरिया आ रहा है, उसे हम स्थिति डिसाइड करते हैं।
अक्षांश देशांतर लाइनों को हम ग्लोब पर प्रदर्शित करते हैं, ग्लोब पर खींचते हैं। अर्थ पर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अर्थ का हूबहू आकृति प्रस्तुत करने वाला क्या है? ग्लोब है, ठीक है। तो साइज ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार हम देखें, पृथ्वी के आकार को जियोड कहा जाता है। अर्थ को कभी आपने सुना है कि पृथ्वी है वो नाशपाती के आकार की है या ऑरेंज के जैसी शेप है अर्थ की, ठीक है। बहुत बार आपने सुना है कि पृथ्वी है वो एक अंडाकार आकृति की है, ठीक है, या गोलाकार आकृति की है। तो पृथ्वी की एक्चुअल शेप है वो इस प्रकार की है। अब आप देखें इसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको जियोड कहा जाता है, और जियोड को हिंदी में क्या कहते हैं? लधवक्ष गोलाभ, ठीक है। गोले का ऐसा रूप है जो ध्रुवों की ओर से दबी हुई है अर्थ, तो उसे हम जियोइड या लधवक्ष गोलाभ कहते हैं। केंद्रो प्रसारक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग है वो 0 डिग्री वाला पार्ट है, वो घूमती हुई अर्थ का बीच वाला भाग है वो ज्यादा उभरा हुआ है, ठीक है। ज्यादा एरिया है इस स्थान का, और ध्रुवों के ऊपर से कम एरिया है। क्लियर है? तो इसे हम लधवक्ष गोलाभ कहते हैं। पृथ्वी एक स्थिर दर से घूमती है, पृथ्वी की एक रेट है घूमने की, एक दर है, लेकिन गति की दर अलग अलग है। जो अर्थ का जो एरिया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर 0 डिग्री, इनके घूमने का जो स्पीड है वो अलग अलग है, और उसी के कारण से पृथ्वी की शेप है वो इस प्रकार से हुई है। क्योंकि पृथ्वी एक आग का गोला थी, और जिस प्रकार से सन से सेपरेट हुआ भाग एक पिंड घूमने लगा, और घूमती हुई पृथ्वी धीरे धीरे घूमने के कारण से ही ठंडी हुई है। तो जो एरिया ज्यादा ठंडा हुआ पहले, उसने संकुचन उसमें आया है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, तो अर्थ का शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल गोलाकार ना होकर के लधवक्ष गोलाभ है। भूमध्य रेखा पर सबसे तेज गति से घूम रही है अर्थ, और ध्रुव इतने नहीं घूम रहे हैं, ठीक है, जिस कारण से अर्थ के बीच वाला भाग है वो ज्यादा एरिया है। तो जियोडेसी क्या कहते हैं? वह साइंस है जो पृथ्वी की शेप या साइज का अध्ययन करता है, उसे जियोडेसी कहते हैं। क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड है, और जियोइड को स्टडी कौन करता है? जियोडेसी करता है। क्लियर? अब आइए अर्थ की एक्सिस के बारे में बात करें। पृथ्वी लधवक्ष गोलाभ है, जियोइड है, ये आप समझ चुके हैं। फिर भी अर्थ अपने स्थान पर बिल्कुल इक्वल एक शेप में नहीं खड़ी है, वो अपने जो एक्चुअल एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, और इस प्रकार से अर्थ का एक एंगल बनना चाहिए था 90 डिग्री का, जो कि नहीं बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, जो नहीं बनता है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है, जिस कारण से एंगल अब कितना बनता है? यहां से 23.5 डिग्री कट कर दो, तो ये जो एंगल आपका बना वो कितना बना है? 66.5। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का बनना चाहिए था, उसमें से 23.5 या हम कहें 23.05, ठीक है। तो 23.5 की हम बात करें, 23.5 डिग्री इसमें से कट हो जाएगा, तो वहां 66.5 डिग्री का कोण पृथ्वी का बनता है, ठीक है। तो समझ पाए? एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का ऑर्बिट प्लेन है, तो जो परपेंडिकुलर बनता है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का नहीं बनता है। तो अर्थ अपनी मूल दिशा, अपनी मूल आकृति है उससे
झुकी हुई है, ठीक है, एक्सिस पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी की धुरी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व, अब पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसे पूरा होने में अर्थ जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी के घूमने के कारण से ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, और इसे ही हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी दैनिक गति के कारण से दिन और रात बनते हैं। दिन और रात में अंतर आता है। तो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को रोशनी व्रत कहा जाता है। अब रोशनी व्रत को समझ पाए क्या है, कि अर्थ क्या है, जिस शेप में अर्थ है, अगर अर्थ बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो सन की लाइट जब आती तो वही 90 डिग्री का एंगल बनता, अर्थ का एक पार्ट है वो लाइट को प्राप्त कर रहा होता, ये कंप्लीट वाला इधर से पूरा लाइट को प्राप्त कर रहा होता, लेकिन अभी कौन सा प्राप्त कर रहा है, यहां तक। तो जो रोशनी व्रत है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है, और वो ही रोशनी व्रत ही दिन और रात बनाने वाला व्रत है, मतलब पार्टीशन करने वाला व्रत है। पृथ्वी एक झुकी हुई धुरी पर घूमती है और इसी से रोशनी व्रत बनता है। क्लियर है? तो दिन और रात क्यों बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से बनते हैं, जबकि पृथ्वी की रिवोल्यूशन के कारण से, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण से वार्षिक गति हम पृथ्वी की उसे कहते हैं। ये दैनिक गति है जिसको हम घूर्णन गति के नाम से जान रहे हैं। घूर्णन गति दैनिक गति पृथ्वी की, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सन के सामने पृथ्वी स्वयं घूम जाती है, तो उसके कारण से दिन और रात बनते हैं। जबकि हम ईयर की बात करते हैं तो वो जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम जाती है उसे हम वार्षिक गति कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। यहां तक समझ में आया एक्सिस ऑफ अर्थ। वही बात, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर से ही डिसाइड होती है। तो जब हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से 1 डिग्री के डिस्टेंस पर पॉइंट्स बनाते हैं और वो कंप्लीट जाकर के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक पॉइंट्स जाकर के हमने लाइन ड्रॉ करी। तो लाइनों को जब हम ड्रा करेंगे, ये पॉइंट्स जब जा रहे हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर भी ये पॉइंट बन गया है, लेकिन अर्थ की जो शेप है वो गोलाकार नहीं है। इस कारण से ये जो पॉइंट्स बनते हैं इन पर लाइनें ड्रॉ नहीं होती हैं, क्योंकि अर्थ है वो ऊपर से दबी हुई है, इस कारण से पॉइंट बनता है, लाइन नहीं बनती है। क्लियर? तो इसी से 90 डिग्री है वो केवल अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं है। चलिए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए लैटिट्यूड लाइन की हम बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से लेकर के 1 डिग्री के डिस्टेंस पर खींची जाती है 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। अब पॉइंट मार्क किए जाते हैं अक्षांश के, ठीक है, 90 ऊपर है 90 नीचे है और 0 इक्वेटर लाइन वाला है। यहां देखिए प्राइम मेराडाइन रेखा है जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, और ये मुख्य देशांतर रेखा है या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थ को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है और जिससे टाइम का निर्धारण होता है। अब पृथ्वी पर कोणीय दूरी को ज्ञात करने के लिए हम अक्षांश का सहारा लेते हैं और टाइम डिसाइड करने के लिए हम देशांतर लाइन
बनाते हैं, और अक्षांश और देशांतर दोनों ही लाइन को बना करके किसी भी एरिया की लोकेशन डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे आप यहां से ले सकते हैं, मैक्सिको की स्थिति आप डिसाइड करेंगे, तो लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन दोनों के बीच का जो एरिया है हम वहां मार्क करेंगे कि यहाँ मैक्सिको की स्थिति है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है वो देशांतर रेखा है। तो आ जाइए अब अक्षांश के बारे में हम बात करते हैं। तो अक्षांश क्या है? पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है। ठीक है, किसी भी बिंदु की हम पृथ्वी की सतह से कोणीय दूरी अगर मापें तो वो अक्षांश की वजह से हम माप सकते हैं, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश की रेखीय दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी लंबी है। क्या आप समझ पाए इससे कि अक्षांश लाइनों की हम बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापी जाती है किसी भी स्थान की, तो वो उसी से हम अक्षांश डिसाइड करते हैं, और 1 डिग्री के इंटरवल के बाद में अक्षांश को खींचा जाता है। तो प्रत्येक गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी जिनका कुल योग 179 होगा। तो यहां से हम देखेंगे इसको, देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, यहां से वही बार बार मैं आपको वही चीज समझाती जा रही हूं कि 90 डिग्री तक हम अक्षांश को मार्क करें, अक्षांश को मार्क करें जो कि पॉइंट है। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोनों ही क्या है? पॉइंट्स हैं, लाइनें नहीं है। तो अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ वाले दो नहीं है, जबकि बाकी सभी लाइनें हैं। तो अर्थ के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक वाले और 90 डिग्री साउथ तक, और प्लस में एक हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांश की हम बात करें, अक्षांश कितने हैं? अक्षांश की संख्या 181 है। तो 181 डिग्री अक्षांश है, जबकि हम अक्षांश रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश रेखा के बारे में हम बात करेंगे तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही रेखाएं नहीं है। तो कितने हुए? एक एक को लेस कर देंगे, 89 नॉर्थ में और 89 साउथ में, प्लस में फिर एक हो गया 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाली इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन की बात करें और 1 डिग्री नॉर्थ की बात करें यहां से यहां तक, तो बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। समझ पाए? 0 डिग्री से और 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर हम किलोमीटर में मेजर करें तो 111 किलोमीटर होगा। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना अक्षांश के बारे में। अक्षांश एक पॉइंट्स है जिसको पहले हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम उन पॉइंट्स को लगाते हैं, और अक्षांश रेखाएं हम उन्हीं के सहारे ड्रॉ करते हैं। तो पृथ्वी है वो लधवक्ष गोलाभ है, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल पर लाइनें ड्रॉ नहीं होती हैं। इसी कारण से 179 अक्षांश रेखाएं हैं और 181 अक्षांश होते हैं जो भूमध्य रेखा के ही पैरेलल खिंचे हुए होते हैं।
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो देखिए कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम तापमान के लिए, वर्षा के लिए, आर्द्रता के लिए या इवन की पॉपुलेशन के लिए, साइनलिटी के लिए जो बहुत महत्व रखती हैं, तो उनको हमने मेजर लैटिट्यूड लाइंस कहा है। तो वही पैरेलल है, वो कौन कौन से हैं? पहला तो देखिए इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ। अब इसको क्यों बनाए नॉर्थ वाली को, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये किसका एड्रेस है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। सबसे मध्य वाली है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, जो पार्टीशन करती है नॉर्थ का और साउथ का। पृथ्वी एक गोला है और उस गोले को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, दो हेमिस्फीयर बनाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जाने पर 23 डिग्री एंड हाफ पर एक लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 23 डिग्री एंड हाफ। इन रेखाओं को इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब सूर्य की लाइट आती है तो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा अर्थ की लाइट है वो बिल्कुल सीधी ना होकर के तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य का जब हम लाइट का आगमन देखते हैं तो केवल कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में ही होता है। इस कारण से ही कर्क और मकर रेखाओं को मेजर लैटिट्यूड लाइन कहा है। तो अगली देखिए 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री साउथ वाला, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। तो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जो कि सबसे एंड वाला पार्ट है। तो ये मुख्य अक्षांश है 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ वाला, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक लैटिट्यूड लाइन। यहाँ फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाता है। अब ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां तक तो देखिए सूर्य का विचरण होता है, सूर्य का विचरण नहीं होता है, अर्थ सन के चारों ओर चक्र लगाती है, तो सन की लाइट है उसको प्राप्त करता है ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा, तो इसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। वहीं फिर आर्कटिक की बात करें तो यहाँ पर फिर भी शीतोष्ण का एरिया है, यहाँ पर फिर भी लाइट आ जाती है सन की, तो टेम्परेचर फिर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल से और नॉर्थ पोल के बीच में टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही लो रहते हैं, हिमाच्छादन रहता है। तो ये वाला एरिया है वो शीतोष्ण एरिया कहलाता है। तो टेम्परेचर का डिवाइडेशन करने के लिए ये सभी लाइनें हमारे लिए जरूरी होती हैं। वही मेजर जो अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं से ये एरिया डिसाइड होते हैं पृथ्वी पर तापमान के क्षेत्र, जिसको हम सूर्य तप में डीपली स्टडी करेंगे। पहला यहाँ पर मोटा मोटा देख लो आप, सन की लाइट जब आती है तो सीधी केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन पार्ट्स तक ही सन की लाइट आती है। इसके आगे सूर्य का प्रकाश है वो तिरछी किरणें हो जाती हैं, तिरछी किरणों का परावर्तन अधिक हो जाता है, जिस कारण से एल्बिडो यहाँ का ज्यादा है। तो कम टेम्परेचर इन स्थानों के रहते हैं, कौन से वालों की? ये शीतोष्ण का जो स्थान है, जो टेम्परेट जोन जिसे हम कहते हैं, 23 डिग्री एंड हाफ से लेकर के 66 डिग्री एंड हाफ वाला एरिया, जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन किसको कहेंगे? जहां पर फुल सन की लाइट आती है, ठीक है, उसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एरिया बन रहा है वो क्या है? शीत वाला है, पोलर रीजन है।
समझ पाए हैं? शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ट्रॉपिकल एरिया सबसे पहला 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री एंड हाफ, ये वाला एरिया। इसके बाद वाला एरिया कौन सा है? 66.5 डिग्री तक का। और शीत वाला कितना है? 90 डिग्री तक का। क्लियर? तो यहां तक था अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। अब हम देशांतर की बात करने जा रहे हैं। और देशांतर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा होती है, जो पूर्व या पश्चिम को बराबर भागों में बांटती है और टाइम का निर्धारण करती है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है, जिसको सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए देशांतर रेखा। तो मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री, ये लीजिए, इसको प्राइम मेरिडाइन रेखा कहा जाता है। इससे ईस्ट के लॉन्गिट्यूड और इधर आ जाते हैं वेस्ट के लॉन्गिट्यूड। जब हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो समय शुरू होता है, जबकि वेस्ट में जाते हैं तो टाइम है वो लेस होता है। ठीक है, देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक है, ये इधर पश्चिम से और पूर्व दोनों तरफ के बीच में 0 डिग्री यहाँ लाइन खींची जाती है। तो देशांतर लाइन, दो देशांतर लाइनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, यहां से हम देखें। दो देशांतर लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111.1 किलोमीटर होता है। ऐसा केवल कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के पास में। अब यही आप मुझे बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना डिस्टेंस पाया जाता है, भूमध्य रेखा के पास या फिर और भी आगे। 0 डिग्री से और नेक्स्ट वाला कोई भी अक्षांश है 1 डिग्री वाला, ठीक है, 1 डिग्री, 0 डिग्री से और 1 डिग्री का जो अक्षांश है, उन दोनों ही अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना दूरी पाई जाती है? तो वो है 111 किलोमीटर। ठीक है, और देशांतर लाइनों के बीच में कितनी दूरी पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास में? 111.1 या 111.1 किलोमीटर और 111 पॉइंट नहीं है, 111 किलोमीटर और 111.1 किलोमीटर देशांतर वाला और 111 अक्षांश वाला। तो अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाओं के बीच में जो बीच में ब्लॉक बना, ये सेल बनी, ये लगभग सिमिलर है। ठीक है, दोनों चारों तरफ से इसकी दूरी है वो बराबर है। तो इससे हम समझे कि भूमध्य रेखा के पास में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस है वो बराबर है। तो देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती हैं तो वो 0 हो जाती हैं। ठीक है, 0 किलोमीटर इनकी दूरी रह जाती है दो देशांतर रेखाओं के बीच में। इसका कारण क्या है? क्योंकि देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर जाकर के मिल जाते हैं और ध्रुवों के पास में सभी रेखाएं मिल जाने से 0 डिग्री का डिस्टेंस उनके बीच में रह जाता है। अब देशांतर रेखा को भी डिग्री में ही प्रदर्शित करते हैं, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इसको हम पूर्व और पश्चिम में देखें तो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है। अगर हम बात करें 0 की और 180 डिग्री की, तो 0 डिग्री जो मेन लाइन है इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में 180 डिग्री है। ठीक है, इस कारण से टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 डिग्री देशांतर लाइनें हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भूमध्य रेखा पर 111.1 है और ध्रुवों पर जाकर के ये रेखाएं आपस में मिल जाती है। अब दो देशांतर लाइन के बीच का
जो स्थान है उसे आप किस नाम से जानते हैं? गोर। ओके। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध या जोन के नाम से जानते हैं। कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। डिस्टेंस समझ में आ गया है? 111.1 देशांतर के बीच की दूरी है भूमध्य रेखा के पास, और ध्रुवों के पास जाकर के वो 0 हो जाती है। जबकि भूमध्य रेखा के पास भी और ध्रुवों तक जाते हुए भी अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतराल है वो 0-0 डिग्री के इंटरवल 1-1 डिग्री के डिस्टेंस पर खींची जाती है। और अगर दूरी की हम बात करें तो 111 किलोमीटर होगा। क्लियर? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो 0 डिग्री वाली देशांतर लाइन है उसे प्राइम मेरिडाइन रेखा कहा जाता है, जिसे जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के संदर्भ में जो स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है जीएमटी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। अब देखिए, देशांतर एक कोणीय दूरी का डिस्टेंस है जिसे हम प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में ही मापा जाता है। ये रेखाएं ध्रुवों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है। 1884 में इंटरनेशनल ट्रीटी या अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत शून्य मध्याह्न रेखा के रूप में जीएमटी को जाना जाता है, जो लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है, जिसे प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है या 0 डिग्री कहा जाता है, जिससे अन्य सभी मेरिडियन पूर्व की ओर या फिर पश्चिम की ओर होते हैं। जैसे ही पूर्व की ओर हम जाते हैं तो समय बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता हुआ चलता है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि देशांतर से समय का निर्धारण कैसे होता है, देशांतर से समय कैसे निकाला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, पृथ्वी एक दिन में क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, और उस 24 घंटे में पृथ्वी पूरा घूम जाती है कितना, 360 डिग्री। 360 कौन से, वही हमारी पूरी लॉन्गिट्यूड लाइन जो पूर्व वाली और पश्चिम वाली दोनों को मिलाकर के टोटल 360 लाइन से है देशांतर रेखाएं। तो पूरा 360 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है कितने समय में, 24 घंटे में। अब अगर बात करें एक घंटे में कितना घूमेगी पृथ्वी, तो एक घंटे में 15 डिग्री की जो लाइनें हैं, देशांतर लाइनें, उनको पार कर लेंगी। ठीक है। या फिर आप और भी छोटा करना चाहते हैं तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। अब 1 डिग्री ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है। तो इनके बीच में अर्थ जब घूमेगी तो कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सबको पता है। इसलिए 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं, 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं, स्थानीय समय 1 घंटे आगे बढ़ जाता है। अगर हम 15 डिग्री घूम लिए हैं तो अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 1 घंटे का समय बढ़ जाएगा, और अगर हम पश्चिम की ओर विपरीत तो क्या होगा, 1 घंटे का समय कम हो जाता है। अब पृथ्वी तो वापस से घूम नहीं सकती, लेकिन हमारे लिए सवाल आएगा ना जिसमें हमें वापस से घूम के बताना पड़ेगा कि 15 डिग्री अगर अर्थ को हमने पीछे किया तो समय कितना होगा, तो 1 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम लेती है, 15 डिग्री घूम लेती है।
अब देखिए समय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए देशांतर और प्राइम मेरिडियन रेखा दोनों का ही यूज किया जाता है। ओके, कैलकुलेट टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड्स। तो देशांतर का यूज करते हुए हम किस प्रकार से समय का निर्धारण करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करोगे टाइम को? पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेती है? 24 घंटे में घूम लेती है। अब उस 24 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेती है? 360 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। अब एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमी है? 15 डिग्री, 15 डिग्री घूमेगी। और अगर हम मिनट की बात करें तो 24 घंटे इंटू 60, तो मिनट्स की हम बात करें तो 1440 मिनट्स में घूम लेती है। अगर कंप्लीट अर्थ की हम बात करें, कंप्लीट एरिया कवर करने में 360 डिग्री घूमेगी। मिनट्स में कितने मिनट में 360 डिग्री घूम लेगी पृथ्वी? तो वो है 1440 मिनट। जबकि पृथ्वी 1440 मिनट में एक चक्कर 360 घूम लेगी। और घंटे की बात करें तो वो 24 में, ठीक है, और मिनट्स में 1440। ठीक है, और आगे का क्या है? 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ घूम लेती। इससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर खींची गई है लॉन्गिट्यूड लाइन, और एक लॉन्गिट्यूड लाइन से दूसरे लॉन्गिट्यूड लाइन पर पहुंचने के लिए अर्थ को समय लगने वाला है 4 मिनट। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। लो जी, हाजिर है क्वेश्चन। यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय है प्रातः के 6 बजे, तो क्या समय होगा? कहा? नीचे वाले ऑप्शंस में क्या समय रहेगा? यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अभी समय क्या है? प्रातः के 6 बजे हैं, तो यहाँ क्या समय होगा? 8 डिग्री पूर्व और 27 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। देखो, एक चीज तो हमें क्लियर से समझ में आ गई है कि दोनों ही पूर्व की बातें कर रहा है, तो पूर्व में प्लस होके, है ना, अर्थ को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे, अगले देशांतर पर लेके जाएंगे 8 डिग्री पे और 27 डिग्री पे। तो क्या समय रहेगा दोनों ही देशांतर पर? एक बार करके देखिए। आया कुछ आंसर निकल के? देखिए, सबसे पहले तो हम सीधा सीधा यहां से देखेंगे कि 0 डिग्री पर प्रातः के 6 बजे हैं, 8 डिग्री पूर्व की ओर हमें जाना है। ठीक है, तो इसकी ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। और टाइम कैसे बढ़ता है कि एक अक्षांश, हमें कितने अक्षांश आगे जाना है? 8 अक्षांश आगे जाना है। और एक अक्षांश पर जाने पर कितना समय लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं, 4 मिनट्स लगते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 8 डिग्री जाने पर कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो टोटल हमारे पास कितनी मिनट हो गई हैं? 32 मिनट्स और बढ़ जाएंगी 8 डिग्री पर जाने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम? 6 तो पहले से ही बजे हुए हैं, उसमें क्या ऐड करेंगे? 32 मिनट्स। तो यहाँ का समय क्या है? 6:32 AM का समय रहेगा 8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, दूसरा हम देखें तो 27 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहेगा? यहां भी वैसे ही करना है आपको। 27 इंटू 4 मिनट इज इक्वल टू 108 मिनट बढ़ गए हैं, 108 मिनट्स बढ़ गए हैं। अब वापस से जोड़ दो। बजे कितने थे? 6 बजे थे 0 पे। 108 मिनट में कितना समय हो गया है?
1 घंटा 1 hour and 48 minutes। आप क्या करेंगे? 1 hour और 48 minutes बढ़ाएंगे। किसमें? 1 hour and 48 minutes। अब क्या समय हो गया है? हुआ है। समझ में आया? ठीक है, 108 मिनट्स लगे हैं और 108 मिनट्स बढ़ गए हैं 27 डिग्री अक्षांश 27 डिग्री देशांतर पर। तो 1 hour and 48 मिनट्स का इजाफा हुआ है, जो हम ऐड करेंगे तो 7 बजकर के 48 मिनट्स हो गए हैं AM के। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः के 6 बजे हैं तो क्या समय होगा 9 डिग्री पश्चिम में और 43 डिग्री पश्चिम देशांतर पर? तो आपको कैलकुलेट करना आता है कि 0 डिग्री से जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा और जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। और एक देशांतर पर कितना समय लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ इसको। 9 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन पर क्या रहेगा? 9 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन तक हम 0 डिग्री से 9 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो समय तो देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। 4 मिनट का समय लगा है, 9 इंटू 4 36 मिनट्स लगेंगे। अब 36 मिनट को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे 6 में से, क्योंकि प्रातः के 6 बजे थे, तो इसमें से हम 36 मिनट को लेस कर देंगे। तो अब यहां पर क्या समय होने वाला है? 5:24 AM। अब AM का ही समय था 36 मिनट्स, हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, अगला देखो 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इस प्रकार से 2 घंटे का और 52 मिनट का इजाफा हो गया है इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे? 6 में से 2 घंटे और 52 मिनट लेस करेंगे तो अब यहां पर क्या समय हो गया है? 3:08 हुए हैं। आया समझ में? भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारतीय मानक समय कहां से डिसाइड होता है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से डिसाइड होता है। भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री पूर्व की मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अब वो आगे है या नहीं है, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री तक जाने पर कितना समय बढ़ेगा? तो भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन इलाहाबाद के
मिर्जापुर और गांव है नैनी स्थान से होकर के गुजरी है और इसी कारण से इसे मिर्जापुर नैनी लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन की। तो भारत के यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के ये 82.5 डिग्री पूर्वी भारत की मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये था भारत के संदर्भ में समय का निर्धारण इस प्रकार से होता है। ये है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहां तक तो हमने मेजर्स के बारे में पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, लैटिट्यूड लाइंस क्या है, क्लाइमेट किसे कहते हैं, और क्लाइमेट और मीटेरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मौसम, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जितने भी फेयर्स हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनको किस किस विशेषता के आधार पर आपने निर्धारित किया है और इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को हम पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चर है वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ाएंगे, और कंपोजिशन, हमारा वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमारी नेक्स्ट की क्लास रहेगी। इसी के साथ ये है फिलहाल क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.